हेलो एवरीवन, लेट्स योर नॉलेज के साथ मैं हूं आयशा ज़मान। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फैशिज्म। तो फैशिज्म, जिसको हम फस्टायत भी कहते हैं, वो होता क्या है? फैशिज्म कैन बी डिफाइंड एज एंटी डेमोक्रेटिक रेडिकल अथॉरिटेरियनिज्म imbued with ultra nationalism racism ideology where there is suppression of opposition। तो फाशिज्म की तारीफ जमहूरियत मुहालिफ बुनियाद परस्त आमरीत पसंदी के तौर पर की जा सकती है, जिसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म और नस्ल परस्ती के नज़रिए जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन को दबाया जाता है। तो फैशिज्म जो है, इसमें होता है कि हमारे पास ये एक एंटी डेमोक्रेटिक, एक जमहूरियत मुखालिफ जो होता है वो आइडियोलॉजी होती है। यहाँ पर जो नेशनलिज्म होता है, यानी कि हुब्बुल वतनी जो होती है, जो कौम परस्ती होती है, वो भी एक एक्सट्रीम लेवल की होती है। ठीक है ना। वो एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल जो होता है, एक नॉर्मल शहरी जो होता है, उसमें जो होती है वो नहीं होती है। मतलब वो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होती है। और इसी तरीके से जो नस्ल परस्ती है उसका भी हाल है। और यहाँ पर ओपोजिशन जो होती है, कोई भी मुखालिफ होगा जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपके खिलाफ आवाज़ जो है वो खड़ा करेगा, तो उसको जो है उसको दबाया जाता है। फिर हमारे पास आता है कि फैशिज्म जो है वो एक फ्रिंज फिनोमिना है। सो हाउ फैशिज्म इज़ फ्रिंज फिनोमिना और अ फ्रिंज आइडिया एंड व्हाट इज़ फ्रिंज फिनोमिना। अब फ्रिंज फिनोमिना हमारे पास क्या होता है? फ्रिंज फिनोमिना इज दैट इन विच थिंग्स, आइडियाज और थॉट्स दे वर एट द एजेस ऑफ अ सोसाइटी। तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है? फ्रिंज फिनोमिना में या फ्रिंज आइडिया को पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास कुछ थॉट्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जो कि सोसाइटी के एजेस पर, सोसाइटी के पेरिफेरीज पर, उसके किनारों पर बैठे हुए होते हैं, उसके किनारों पर मौजूद होते हैं। ठीक है। और वो क्या होते हैं? कुछ हमारी सोसाइटी में कोई सडन चेंज आएगा, कोई एब्रप्ट चेंज आएगा, जिस वजह से वो जो थॉट्स होंगे, वो सेंटिमेंट्स होंगे, वो आइडियाज़ होंगे, वो सेंटर स्टेज इख्तियार कर लेंगे। ठीक है। अब फैशिज्म जो होता है वो हमेशा से कोई मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी नहीं होता है। ठीक है। बल्कि ये क्या होता है? एक फ्रिंज फिनोमिना होता है। वो कोई साइडों पे, किनारों पे बैठा हुआ सोसाइटी के जो है वो ख्याल होता है। ठीक है। और कुछ ऐसा होता है सोसाइटी में, कोई ऐसा चेंज आता है जिस वजह से वो मेन स्टेज इख्तियार कर लेता है। ठीक है। वो सबकी दिल की आवाज़ बन जाता है। अब मैं अगर इसकी एक मिसाल दूँ आप लोगों को, तो हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टी है, एक पार्टी है, उसको हम क्या लेते हैं? उस जमात का जो नारा है वो है स्लेवरी शुड बी एबॉलिश्ड। अब जिस स्लेवरी शुड बी एबॉलिश्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अब उस वक्त में हमारे पास क्या है कि वहाँ पर गुलामों को रखना जो है एक बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है। तो क्या होता है कि कोई एक दिन ऐसा वाक़या होता है कि कोई 200 गुलामों को जला के मार दिया जाता है। अब इस चीज़ से सोसाइटी में कोहराम मच जाता है। ठीक है। अब वो जो पार्टी थी जिसका ये नारा था स्लेवरी शुड बी एबॉलिश, वो जो एक आइडिया, एक सेंटीमेंट था जिसको कोई पूछता भी नहीं था, जो किसी को पता भी नहीं था, यानी कि अगर पता भी होगा, इक्का दुक्का लोगों को पता होगा कि भी ऐसा कुछ है भी। वो जो एक आइडिया था, वो जो सेंटिमेंट था, जो किनारों पे बैठा हुआ था, जो पेरीफेरीज पे था, जो एजेस पे बैठा हुआ था, फ्रिंजेस पे बैठा हुआ था। अब क्या हुआ? इस वाक़े के बाद जो है वो बहुत उठ गया। ठीक है। उसमें हुआ क्या कि मतलब अब जो है प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, मुजाहरे शुरू हो गए उस चीज़ के खिलाफ, और फिर ये हर दिल की आवाज़ बन गया कि स्लेवरी शुड बी एबॉलिश्ड। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? ये जो फैशिज्म जो होता है वो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बनता है। वो हमेशा से मतलब हमेशा से एक मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी नहीं बनता है, बल्कि कुछ सोसाइटी में एब्रप्ट और सडन चेंजेस आते हैं जिस वजह से वो इतना ज़्यादा इन हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ओरिजिन ऑफ द टर्म फैशिज्म। तो अगर हम इस टर्म के ओरिजिन की बात करेंगे, तो दिस टर्म जो है फैशिज्म, इट इज़ कॉइन्ड बाय इटालियन फैशिस्ट डिक्टेटर बेनिटो मोसोलिनी। ठीक है। बेनिटो मोसोलिनी क्या थे? इटालियन फैशिस्ट डिक्टेटर थे। तो ये जो टर्म है ये लैटिन वर्ड फैशिस्ट से डिराइव हुई है, जिसका मतलब होता है, यानी कि जो सिंबलाइज कर रही होती है एक मतलब रोड होता है, मतलब रोड्स वगैरह होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं किसी चीज़ से, और आगे से वो जो रोड्स होते हैं, वो जो पूरा एक बंडल ऑफ रोड्स होता है, वो किस चीज़ से बंधा हुआ होता है? वो एक एक्स के साथ जो होता है वो बंधा हुआ होता है। ठीक है। अब ये एक पूरा जो है ये किस चीज़ को जो होता है वो सिम्बलाइज कर रहा है, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है? वो स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी की अलामत है। ठीक है। तो फैशिज्म जो होता है ये स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी की अलामत समझा जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ फीचर्स आ जाते हैं फैशिज्म के।
अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास अम्बर्टो एको जो हैं उन्होंने 14 फ़ीचर्स फेशिज़म के, जो अगर आप गूगल करेंगे अम्बर्टो एको को तो उन्होंने 14 फ़ीचर्स जो है फेशिज़म जो है उसके लिस्ट किए हुए हैं। इनमें से हम चंद फ़ीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो फेशिज़म का फर्स्ट फ़ीचर है हमारे पास कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज़म। तो कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज़म जो है इसको समझना हमारे लिए इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ हम बाकी कुछ जब फीचर्स की बात करेंगे तो वो इससे कहीं ना कहीं जो है वो जुड़े हुए होंगे। तो हम कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज़म को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये जो कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज़म या ट्रेडिशनलिज़म जो है, फैशिस्ट वोंट सर्वाइव विदाउट इट। एक ट्रेडिशनलिस्ट कल्चर जो है वो फैशिस्ट रिजीम के अंडर होता है, वो अलग अलग बिलीफ को मिलाता है और ऐसे तज़ादात को जो है वो मतलब संभालता है, उनको बर्दाश्त करता है। यानी कि जिससे क्या होता है, हमेशा रहने वाला सच जो है वो निकल जाता है और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है ना, जिन ख्यालात की उनको ज़रूरत होती है, वही रह जाते हैं। तो फेशिस्ट माइंड तमाम ट्रेडिशंस को जो होता है वो एम्ब्रेस करता है, इन सब को गले लगाता है जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं। तो फेशिस्ट फिनोमेना या फेशिस्ट माइंड जो होता है वो सिंक्रेटिस्टिक होता है। अगर मैं सिंक्रेटिस्टिक कह रही हूँ, इसका क्या मतलब है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशनलिस्ट पीपल जो होते हैं दे यूजुअली सपोर्ट fascist leaders and these traditionalists belong to different traditions। एक्चुअली ट्रेडिशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो मॉडर्निज्म एडवांसमेंट जो होते हैं ना उनकी रिजेक्शन कर रहे होते हैं, उनकी नफ़ी कर रहे होते हैं। और यही काम जो होता है वो फैशिस्ट लोगों का भी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का आप लोग जो होता है वो तरक्की करो, आप लोग एडवांसमेंट की तरफ जाओ, आप लोग मॉडर्न हो, आप लोग एक बड़े ही जो है मॉडर्न जो है पाथ की तरफ जाओ। उसका मकसद क्या होता है, असल में वो लोग कोई चेंज नहीं चाहते, वो कोई ऐसा चेंज नहीं चाहते जिस वजह से लोगों को अवेयरनेस मिले, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोगों को अवेयरनेस मिली तो इसका मतलब जो है वो ये है कि वो हमारे सामने सवाल खड़े करेंगे, ठीक है, हमारे सामने सवाल उठाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने ये काम क्यों किया, आप लोगों ने ऐसे क्यों किया, और आप लोग कौन होते हो हम लोगों पे हुकूमत करने वाले। और वो इस चीज़ से डरते हैं, ठीक है, इस माइंडसेट से डरते हैं। तो ऐसे माइंडसेट को दबाने के लिए कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज्म जो है उसका जो है ये तस्वुर पेश किया गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म। अब जब मैं आपको कल्ट ऑफ ट्रेडिशनलिज्म बता रही थी, मैंने आपको ये बताया कि वो किस कदर जो है वो मॉडर्निज्म से जो है वो नफ़रत करते हैं। तो और मैंने ये भी बताया कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि उससे अवेयरनेस वगैरह ना आ जाए। जहाँ पे अवेयरनेस आई वहाँ पे इन लोगों को पता है कि भाई मुखालिफ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाएंगे और ये लोग हमेशा से सुप्रेस करते हैं अपोजिशन को। तो इस वजह से जो है यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ मॉडर्निज्म को भी देखा गया, इस फैक्टर को भी देखा गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसएग्रीमेंट इज ट्रेजन। अब होता क्या है कि जो फैशिस्ट लोग होते हैं ना, वो जो है वो अगर उनके साथ जो है वो कोई मतलब इत्तेफाक नहीं करता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो कह देते हैं भाई ये गद्दार है, ये गद्दारी कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप उनके सामने कहोगे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ठीक है, वो आपको कुछ करने का कहते हैं, आप लोग कोई काम जो होता है उसे इनकार करते हो, तो वो कहेंगे कि भाई ये गद्दार है, ठीक है, चाहे वो खुद गद्दार हों, ठीक है, होते तो वो खुद ही गद्दार हैं। लेकिन इस तरह से यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को ट्रेजन के नाम से पुकारा गया है, यानी कि ये कहा गया है कि डिसएग्रीमेंट करना जो है वो ट्रेजन के बराबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फियर ऑफ डिफरेंस। तो फियर ऑफ डिफरेंस, जिसको मैं एक और टर्म से यहाँ पे बुलाऊंगी जेनोफोबिया। फियर ऑफ डिफरेंस है जेनोफोबिया। ये होता क्या है हमारे पास, जेनोफोबिया जो होता है ना, ये होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब जब मैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स कहती हूँ, यानी कि अजनबियों का डर जो होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ घर में बैठी हूँ तो जो है कोई हमसाया है या वो मेरे लिए अजनबी है तो मुझे उसका डर है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जेनोफोबिया है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को ये बताया जाता है कि कोई और जो है, उन लोगों को ये डर होता है कि कोई बाहर से आने वाला हमारे रिसोर्सेज पर जो है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी कोई भी रिसोर्स हो गया, कोई जॉब्स वगैरह हो गई हैं या किसी भी किस्म की चीज़ हो गई, भाई उस पर कब्ज़ा ना कर ले। तो इस तरह से जो होता है, इस तरह का ये फियर ऑफ डिफरेंस होता है। तो फैशिस्ट को ये डर होता है कि कोई दूसरा इनके एरिया में, इनकी टेरिटरी में ना आ जाए, जो कि इनके लिए या इनके रिसोर्सेज के लिए किसी भी किस्म का खतरे का बायस हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपील टू सोशल फ्रस्ट्रेशन।
अब जब मैं यहाँ पे सोशल फ्रस्ट्रेशन की बात करती हूँ ना, तो हमारे पास मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास क्यों? मिडिल क्लास जो होती है एक हाईली फ्रस्ट्रेटेड क्लास होती है, ठीक है। वो एक हाईली इनसिक्योर क्लास होती है, क्योंकि हमें नाम से पता लगता है मिडिल, यानी कि वो एक ऐसी क्लास होती है जो कि दो क्लासेस के दरमियान में फंसी होती है, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। मिडिल क्लास को हमेशा ये डर होता है कि वो लोअर क्लास में ना गिर जाए, और इसके साथ उसको हमेशा एक तमन्ना होती है, एक चाहत होती है अपर क्लास में जाने की, ठीक है। उस चीज़ के लिए वो कुछ भी करते हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए वो ब्रांड कॉन्शियस होंगे, उन लोगों को मतलब होगा कि भाई वो लोग ख़रीद रहे हैं तो हम लोग भी ख़रीदें और हम भी किसी तरीके से जो है वो अपर क्लास में जाएं, ठीक है। और वो बहुत नफ़रत करते हैं इस चीज़ से कि मतलब जाहिर सी बात है, उनको फ्रस्ट्रेशन है एक, तो वो नफ़रत करेंगे कि ऐसे हालात ना पैदा हों जिसे जो है उन लोगों को जो है वो नीचे वाली जो क्लास है उसके अंदर घसीटा जाए। तो ये जो मिडिल क्लास होती है ये बहुत ही अपीलिंग होती है फेशिस्ट के लिए। अब मिडिल क्लास एक इनसिक्योर क्लास होती है, और फेशिस्ट हमेशा इनकी इस इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाता है। वो इनसे दरख्वास्त करता है, मतलब ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि जो मुल्क होता है वो किसी मुश्किल हालात से, किसी इकनॉमिक क्राइसिस से जो होता है वो गुजर रहा होता है। तो वो इन लोगों से कहता है कि भाई हमारे पास तुम्हारे सभी मसलों का हल है, हम तुम्हारे सारे वादे पूरे करेंगे वगैरह वगैरह। और जो इनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो है ये फेशिस्ट हुकूमतों के हत्थे चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो फ्रस्ट्रेटेड क्लास है, इस तरह से इस क्लास को एंटी रेवोल्यूशनरी क्लास भी कहा गया है, ठीक है। अभी बहुत से मुल्कों में इस तरह के जो है वो मसाइल वगैरह चल रहे हैं, वो तो मैं नहीं इतना डिटेल में जाऊंगी, लेकिन हम अगर अपने मुल्कों में भी देखेंगे, अपने अपने ममालिक में भी देखेंगे, तो हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस चीज़ को समझना इतना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, कि क्यों वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्लास होती है। हम सबकी कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशंस होती हैं एक मिडिल क्लास का हिस्सा होते हुए। पैसिफिज्म इज़ ट्रैफिकिंग विद द एनिमी। अब पैसिफिज्म जो होता है ये क्या होता है? पैसिफिस्ट इंसान वो होता है जो कि वार का मुखालिफ होता है, वॉर को अपोज करता है, ठीक है, वो इसको पसंद नहीं करता है। तो फैशिस्ट जो होते हैं लोग, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई पैसिफिज्म इज़ ट्रैफिकिंग विद द एनिमी। पर्सन हु इज़ अगेंस्ट वार इज़ द एनिमी और इज़ इन्वॉल्व विद द एनिमी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है योर फैशिज्म स्पीक न्यू स्पीक। योर फैशिज्म, पहले हम इन दो टर्म्स को पहले भी समझ लेते हैं, योर फैशिज्म और न्यू स्पीक क्या है। योर फैशिज्म का मतलब होता है यूनिवर्सल फैशिज्म, फैशिज्म जो कि ट्रैवल करता है हर जगह। उसके अलावा न्यू स्पीक हमारे पास अगर किसी को जॉर्ज ऑरवेल का नोवेल जो है वो 1984 जो है नोवेल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उसके अंदर जो है ये वर्ड जो है आया है न्यू स्पीक। अब न्यू स्पीक जो है इसका क्या मतलब होता है कि न्यू स्पीक जो होता है ना, द आइडिया बिहाइंड न्यू स्पीक इज़ डैट एज लैंग्वेज बिकम लेस एक्सप्रेसिव द माइंड इज़ मोर इजीली कंट्रोल्ड, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज को इतना ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव कर दिया जाए कि आपका माइंड जो है वो इजीली कंट्रोल हो जाए, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो फैशिस्ट लोग होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सी टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे, उनको सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे बहुत सी टर्म्स को, ठीक है, या फिर उनके मतलब चेंज कर देंगे, उनके मतलब में जो है वो किसी भी किस्म की जो होती है वो तब्दीली कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं मिसाल दूं अगर तो एक हमारे पास वर्ड है फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी। अगर लफ्ज़ फ्रीडम रहेगा ही नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट मतलब अगर ये लफ्ज़ ही नहीं रहेगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मतलब है, और इसकी वजह से जितनी भी आवाज़ वगैरह उठती है वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। वो भी इस लफ्ज़ के दफन होने के साथ साथ वो तमाम जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो तमाम स्लोगन्स इसके साथ लगे हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी दफन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आ जाती है, ये है न्यू स्पीक। यानी कि ये इनकी फैशिस्ट की लोगों की जो होती है एक हथियार होता है कि वो क्या करते हैं, जिन लफ्ज़ों से उनको कोई मसला होता है वो उन लफ्ज़ों को ही हटा देते हैं, उन लफ्ज़ों को ही दफन कर देते हैं या उनके मतलब बदल देते हैं। जैसे कि द ऑपोजिट ऑफ बैड इज़ गुड बट वी विल से अनगुड एंड गुड, ठीक है। ये ऑपोजिट्स, हम कहेंगे भाई अनगुड और गुड ऑपोजिट्स हैं, हम बैड का लफ्ज़ ही हटा देंगे, ठीक है। तो all the Nazi or fascist school books made use of an impoverished vocabulary and an elementary syntax in order to limit the instruments for complex critical reasoning.
अब क्या होता है, ये जो फेशिस्ट लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपनी ही एक ना बड़ी डिक्शनरी की ईजाद कर लेते हैं। उसमें लफ्ज़ वही होते हैं जो इनकी ज़रूरत के होते हैं, और वो लफ्ज़ जो कि आप लोगों को सोचने समझने पे मजबूर करता है, उस लफ्ज़ को ही सफास्ती से मिटा देंगे, उस लफ्ज़ को दफन कर देंगे। तो ये है योर फेशिज्म स्पीक्स न्यू स्पीक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है, हम फेशिज्म से रिलेटेड जो है बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, फेशिज्म पार्ट 2 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।